यू क्लैन की वजह से सिर्फ़ कुछ ही लोग थे जिन्होंने जियांग यीशु और उसके फियांसे यानी कि जियांग यीशु की जो मैरिज थी उसको अटेंड किया था और उनमें से मोशी और गोमेंग भी थे। मोशी ने ये जियांग यीशु को एक छोटा-सा कोर्टयार्ड गिफ्ट किया था। गोमेंग ने जब इस चीज़ को देखा ना वो तो मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। तब उसने जियांग यीशु से कहा, ब्रदर सच कहूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और मैं तुम्हें ना इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं दे सकता हूँ। जो मोशीन तुम्हें दी, वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे ना, वो सब हँसने लगे और इस हँसी के बीच में वूमेंग जो था, वो खुद भी मुस्कुराने लगा था। पर सच ये है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, वो काफ़ी लंबे वक़्त तक नहीं रह पाती हैं। जियांग यीशु और उसकी जो वाइफ़ थी, वो दोनों ही आर्मी में एक साथ एनलिस्ट हो गए मतलब आर्मी में वो जॉइन किया उन्होंने आर्मी को। और जो वॉर की जो आग थी ना, वो बहुत ज़्यादा मर्सीलेस होती है। पहले तो उस आग ने जियांग यीशु की वाइफ़ की जान ले ली और फिर इसके बाद जियांग यीशु के दोनों पैर हमेशा के लिए बेकार हो गए। मोशी को कोई भी आइडिया नहीं था कि कैसे कैसे जियांग यीशु ने ये सब बर्दाश्त किया होगा। किस्मत से जियांग यीशु बाहरी तौर पर बहुत ही सॉफ्ट था, पर अंदर से वो बहुत मज़बूत था। मतलब वो बाहर से तो उसको देख के लगता था कि वो काफ़ी कमज़ोर है, पर अंदरूनी तौर पर जियांग यीशु काफ़ी मज़बूत पर्सन था और उसकी जो हिम्मत थी ना, उसकी दाँत देने वाली थी। उसने एकेडमी ऑफ कल्टीवेशन में एल्डर की पोज़ीशन पर अपने आप को ना स्थापित किया था और वो सभी स्टूडेंट्स को रिफाइनरी के बारे में बताता था। पर इसकी वज़ह से उसके जो यानी कि जियांग यीशु के जो बायोलॉजिकल फादर थे मतलब जो पिता थे, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और यू क्लैन जो थी वो रिफाइनरी में नंबर 1 थी और तो इसी की वज़ह से यू जुनतियान मतलब जियांग यीशु के फादर उन्होंने एकेडमी ऑफ कल्टीवेशन से इस चीज़ की डिमांड करी कि वो जियांग यीशु को तुरंत ही उसकी टीचिंग ड्यूटीज़ से बाहर कर दें। उनका कहना था कि मेरा ये दुष्ट बेटा जिसे ऑलरेडी यू क्लैन से बाहर निकाल दिया गया है, जिसके पास अब हमारा सरनेम भी नहीं है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो यू क्लैन के खिलाफ जाकर खड़ा हो जाए। यू क्लैन की जो एक पैसे कमाने का जो जो एक लिविंग का एक जो ज़रिया है, उसको भी वो ख़त्म करना चाहता है। हेडमास्टर यू जुनतियान के माइंड को चेंज करने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाए थे और मजबूरन उन्हें जियांग यीशु को उसकी जगह पर से यानी कि जो टीचर था ना, वो रिफाइनरी के उसमें उससे हटाना पड़ गया था। मोशी इन सब चीज़ों को देख रहा था जो भी वो सब हो रही थी और उसने डिसाइड किया था कि वो जियांग यीशु को मिलिट्री काउंसिल में कोई जगह ढूँढने में हेल्प करेगा। पर किसने ये चीज़ सोची भी नहीं होगी कि इससे पहले कि वो अपना मुँह ओपन भी कर पाता, एकेडमी ऑफ कल्टीवेशन के जो हेडमास्टर थे, वो दूसरे दिन ही जियांग यीशु के पास चले गए थे, वापस आने के लिए मतलब फिर से अपनी जगह को जॉइन करने के लिए। इस बार ह्यूग चाहे जितनी भी कोशिश कर चुका था, चाहे जितनी भी उसने रो लिया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और यह हेडमास्टर ने बस इतना ही कहा था कि मैं जियांग यीशु को तो रखूँगा ही रखूँगा। और इस चीज़ के बारे में मेरे एक ओल्ड फ्रेंड ने मुझे एडवाइस किया है, तो मैं अब इसका किसी को भी नहीं कुछ बोलने दूँगा और जियांग यीशु फिर से अपनी जगह को मतलब एकेडमी ऑफ कल्टीवेशन में फिर से अपनी रिफाइनरी के टीचर की पोस्ट को जॉइन करेगा। और अगर उस ओल्ड फ्रेंड की बात की जाए जिसने खुद को कभी भी रिवील नहीं किया था, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, जो अभी भी चोंगहुआ की आज तक चोंगहुआ की एक मिस्ट्री में ही दफ़न होकर के रह गया था। जियांग यीशु को अच्छे से पता था कि यू क्लैन उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती है और पास्ट में वो कभी भी अपने फादर या अपनी यू क्लैन के सामने जाता भी नहीं। तो इसी वजह से आज मोशी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड था। मोशी कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए? तो जियांग यीशु कहता है कि मैं चेंशिंग को देखने के लिए आया था। जब जियांग यीशु चला गया था ना, जो कि यू चेंशिंग का बड़ा भाई था और आज के दिनों में उसे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि पास्ट में क्या हुआ था। पर एक बड़े भाई के होने के तौर पर वो अभी भी अपने छोटे भाई की चिंता करने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। हालाँकि यू चेंशिंग जियांग यीशु को बिल्कुल भी नहीं मानता था, पर सच कहा जाए तो उसने कभी भी
अपने बड़े भाई जियांग यीशु के लिए अपनी यूक्रेन की तरह कोई मुसीबत नहीं खड़ी करी थी। जियांग यीशु हल्का-सा मतलब ऐसे ना रुकता है, स्माइल करता है और कहता है कि मोशी से कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया था और जब मैं यहाँ आस-पास देखने लगा और मैंने देखा कि तुम यहाँ पर नहीं हो, तो मैं सोचने लगा कि तुम आखिरकार चले कहाँ गए हो? फिर मेरे समझ में आया कि यहाँ पे काफ़ी शोर-शराबा है, तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए होगे, तो इसीलिए मैं टेरेस पर आ गया था तुमको देखने के लिए और देखो मैंने मेरा जो गेस था बिल्कुल सही था और तुम सच में यहाँ पर आए थे। तो तुमको देखकर ना मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मोशी जियांग की बात सुनकर कहता है कि अगर तुम्हें ये ज़रूरत थी जियांग तो तुम्हें ना किसी को मैसेज दे देना चाहिए था मेरा। वो मुझे मैसेज दे देता और ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी कि तुम यहाँ पर पर्सनली मुझसे मिलने के लिए आए थे। तुम्हारे पैर की जो इंजरी है ना, उसे ठंड से बचने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें वापस लेकर के चलता हूँ। तो जियांग कहता है कि अरे कोई बात नहीं है, मुझे अब मतलब ना ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है और मुझे अब आदत सी हो गई है और वैसे मैं यहाँ पर मोशी तुम्हें थैंक यू कहने के लिए आया हूँ। चेंशिंग ना थोड़ा-सा नादान है और उसे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। थैंक यू तुमने उसे अपने साथ में रखा पिछले 2 साल से। मोशी कुछ वक़्त के लिए बिल्कुल चुप रहा फिर उसने कहा कि तुम्हारा भाई जियांग यीशु तुम्हारा भाई यंग है और उसे ना ऐसे मस्ती-मज़ाक करने की आदत है जो कि बुरी चीज़ नहीं है। वैसे भी 2 साल बिताने के बाद कुछ तो मैच्योर हुई क्या है। जेंग यीशु अब थोड़ा-सा ना मुस्कुराता है और कहता है, सच में उसे तुम्हारे लिए कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी ना?" तो मुशी कहता है, "बस थोड़ी-सी, पर अगर देखा जाए तो उसने जो भी मुसीबत क्रिएट की भी थी ना, उससे मेरी हेल्प ही हुई है।" जियांग यीशु ने ना अपना सिर ऐसे गहरी साँस ली और कहा कि अरे! ये तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। एक मोमेंट के लिए सब कुछ शांत सा हो गया था और तब कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था, हल्की-हल्की ठंडी हवा बह रही थी। अचानक से जियांग यीशु कहता है कि शीहे जुन, तुम यहाँ से काफ़ी लंबे वक़्त से दूर रहे हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि इम्पीरियल कैपिटल में हो क्या रहा है। जियांग यीशु और यांग यीशु हमेशा से ही एक इंटेलिजेंट पर्सन रहा था और वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी रहा था। जियांग यीशु कहता है कि पैलेस के हॉल में काफ़ी ज़्यादा शोर-शराबा है और मुझे भी ना वहाँ पर बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है और अगर शेहे जुन को मुझसे कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी जानना है, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछने में बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिएगा। मोशी इम्पीरियल कैपिटल की तरफ अपने आप को ऐसे टर्न करता है और कहता है कि सच कहूँ तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे जाननी हो। वैसे भी इस सिटी में मेरे कोई भी क्लोज़ रिलेटिव्स तो हैं नहीं। जियांग यीशु को अच्छे से पता था कि मोशी यानी कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड है, तो इसीलिए वो ना मोशी को बहुत ध्यान से सुन रहा था। कुछ देर बाद मोशी ने अपने ना ऐसे थ्रोट को क्लियर किया और जैसे कि पहले से ही जियांग यीशु को पता था, मोशी ने कहा कि इन पिछले 2 सालों में तुम ठीक तो रहे हो ना? तो जियांग यीशु मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत। तो मोशी कहता है कि मैजेस्टी के बारे में क्या न्यूज़ है? तो जियांग यीशु कहता है कि जैसा कि प्लान किया गया था सब कुछ उसी के अनुसार चल रहा है और फिर इसी तरह से मोशी जो था वो अपने सवाल पूछता चला जा रहा था और जियांग यीशु उसके सवालों के जवाब देता चला जा रहा था। उसने प्रिंसेस मेंगज़ी के बारे में पूछा तो ये जियांग यीशु ने कहा कि अरे वो ठीक है। तो मोशी कहता है तो फिर ये सही है। जियांग यीशु की आँखें तभी ना एकदम चमक सी उठी। उसने कहा कि क्या कुछ और भी है जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो? तो मोशी साफ-साफ कह देता है कि नहीं। पर कुछ देर बाद जब मोशी ने अपनी जो बची हुई वाइन थी उसको ना फिनिश किया, तो वो ना ऐसे सामने जो बिल्कुल अँधेरा सा छाया हुआ था उधर देखने लगा और अब वो खुद को रोक नहीं पाया था एक सवाल पूछने से। उसने कहा कि "गुमैंग, गुमैंग कैसा है?" जियांग बहुत गौर से मोशी को देख रहा था। वो कहता है, "आह! फाइनली तुमने इतने सारे इधर-उधर के सवाल पूछने के बाद फाइनली तुमने गोमैंग के बारे में पूछ ही लिया।" उसने कहा कि जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, तुम्हें पता ही होना चाहिए कि वो यानी कि गोमैंग बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। मोशी एक पल के लिए साइलेंट रहता है। फिर उसने अपना सिर ऐसे ना धीरे से हाँ में हिलाया और उसे अपना थ्रोट ना थोड़ा-सा ड्राई महसूस हो रहा था। वो बोलता है कि मुझे महसूस तो था ही थोड़ा बहुत। जियांग यीशु कहता है कि मोशी अगर तुम चाहते हो ना,
तो मुझे लगता है कि तुम्हें सच में गोमैंग से मिलने के लिए जाना चाहिए। गोमैंग एक ऐसी जगह पर है ना, जहाँ पर जो लोग हैं ना, वो वहाँ पे रह रहे लोगों की बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। मतलब जियांग ईशो कहने का मतलब ये था कि जिस जगह पर इस वक़्त कुमैंग को रखा गया है, वहाँ पर बहुत सारे लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और वो बहुत, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अचानक से मोशी बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और फ्रीज़ हो गया था और फिर कुछ देर बाद उसने किसी भी तरह का रिएक्शन शो नहीं किया। उसने ऐसे ना अपने आईब्रोज़ को ऊपर किया, कहा कि कहाँ पर? जियांग येशु को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मोशी इस तरह से रिएक्ट करेगा और उसकी आँखें आश्चर्य से भर गई थी। उसने कहा कि तुम्हें तुम्हें नहीं पता? तो मोशी कहता है, मुझे क्या पता होना चाहिए था? जियांग यीशु कुछ बोलना चाहता था, पर इसके बाद उन दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला। अचानक से मेन हॉल में ना तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है और कोई ज़ोर-ज़ोर से हँस रहा था। मोशी अचानक से अपने सेंसेस में वापस आया और उसकी आँखें आश्चर्य से भर गईं। वो कहता है, "गुमैंग को उस जगह पर नहीं भेजा गया होगा ना?" तो चियांग यीशु को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि यू चेंशिंग ने इतनी इम्पोर्टेंट बात, जितनी ज़्यादा ज़रूरी थी, वो नहीं बताई थी मोशी को। जियांग यीशु फाइनली मोशी को बताता है कि गुमैंग को लुओ में गार्डन विला में भेज दिया गया है। पिछले 2 साल से गुमैंग वहीं पर था और इसकी वजह से कि यू चेंशिंग ने मोशी को कुछ भी नहीं बताया था, तो इसकी वजह से जियांग यीशु को मोशी को अपने आप ही सब कुछ सच-सच बताना पड़ा था और इसकी वजह से जियांग यीशु को काफ़ी ज़्यादा बुरा भी फ़ील हो रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि गुमैंग की क्या कंडीशन होगी। मोशी का पूरा चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। लुओ में गार्डन विला, ये किस तरह की जगह थी? ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग प्लेज़र लेने के लिए जाते थे। ये एक ब्रॉथल था। एक ऐसी जगह जहाँ पर एक ही रात में एक पर्सन की लाइफ़ पूरी तरह से बर्बाद हो सकती थी। तब तक जब तक कि उस पर्सन में कुछ भी बच ना जाए। मोशी को यकीन नहीं हो रहा था कि गुमैंग को उस जगह पर भेजा गया था। वो बड़बड़ाता है और कहता है, "क्या? गुमैंग को? गुमैंग को वहाँ पर भेजा गया है?" मोशी के मुँह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि एक सिंगल वर्ड नहीं निकल रहा था उसके मुँह से। पर दूसरी बार फाइनली बहुत मुश्किल से वो कहता है, "क्या वैंगशु जुन ने ये सब किया है? क्या वैंगशु जुन ने गुमैंग को उस जगह पर भेजा है?" जियांग येशु रुक जाता है और फिर उसने अपना सिर ना ऐसे गहरी साँस लेते हुए हाँ में हिलाया। उसने कहा कि जैसे कि तुम्हें पता होगा, वैंगशु जुन गुमैंग से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है। मोशी भी कुछ चुप हो गया। उसने तुरंत अपना सिर पीछे की तरफ किया। वो अपने आगे जो अंधेरा था ना, एक गहरी रात थी, उसकी तरफ देख रहा था। फिर उसके मुँह से एक शब्द भी नहीं निकला।